हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इस अध्याय 1 के बेसिक पार्ट 2 वाले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है। इन सब के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। यदि इसके बेसिक पार्ट 2 वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया इसे देख ले। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या अर्थात ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे अभाज्य संख्या होते हैं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर जो है वैसे अभाज्य संख्या होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म होते हैं, जोड़ा में होते हैं। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, या अर्थात युग्म मतलब जोड़ा, जिसके बीच केवल एक ही भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, एक ही भाज्य संख्या हो तो ऐसे युग्म को, ऐसे संख्या के जो जोड़ा जो होंगे उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसा अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, जोड़ा होगा, जिसके बीच केवल केवल एक ही भाज्य संख्या होगा, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तो न भाज्य है न अभाज्य संख्या है, ये न भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, जैसे कि इसके पिछले बार में बताए हैं कि क्या है, ये सभी जो है इसके दो दो गुणनखंड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि कहाँ पे है ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, तो कहेंगे कि 3 और 5 ऐसा संख्या है जिसके बीच केवल एक ही भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या एक ही है, 3 और 5 के बीच एक भाज्य संख्या है, अर्थात 3 और 5 का जो युग्म बनेगा ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। और 5 और 7 को देखें तो 5 7 भी वैसे ही हैं जिसके बीच केवल एक ही, ठीक है, एक ही भाज्य संख्या है, यानी कि एक ही भाज्य संख्या है। तो 5 और 7 का जो युग्म बनेगा ये क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसे ही आप और भी संख्याएं सोच सकते हैं, जैसे कि 11 के बाद जो होता है 12 13 14 और भी संख्या, जैसे कि 11 और 13 देख रहे हैं जो कि अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो इसके बीच क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि भाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या है, कहने का मतलब कि 11 और 13 के बीच एक भाज्य संख्या है, तो 11 और 13 जो होगा वो हो जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच, ठीक है, 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। जैसे कि 13 से आप 11 घटाइए, कितना आंसर आएगा, तो 2, यानी कि अंतर कितना रहा है, 2। 7 से 5 घटाइए, अंतर 2 आएगा। 5 से 3 घटाइए, अंतर 2 आएगा। 2 का अंतर हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर इसी को कहते हैं। तो ऐसा युग्म होगा, युग्म मतलब जोड़ा, जिसके बीच एक भाज्य संख्या होगा, अर्थात ऐसे, तो उसका अंतर 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं का युग्म को हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
यानी किसी इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। और वैसे दो प्राकृत संख्याएं होते हैं। सह आभाज्य संख्या में ये जानते हैं कि वैसे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF एक के बराबर हो, अर्थात एक हो। ठीक है, HCF जो होता है महत्तम समापवर्तक जो है मर्सा जो है एक आना चाहिए। अगर एक आए तो ऐसे संख्या का जो जोड़ा होगा, ऐसे दो संख्याएं जो होंगे वो सह आभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि वैसे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF जो होगा वो एक के बराबर हो उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 और 8 को लेते हैं तो 7 और 8 का HCF कितना आएगा? तो 8 में हम 7 से भाग देकर देखते हैं, HCF निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो 7 एकम 7 बच गया 1। फिर इस 7 को यहाँ पे लिखा जाता है जैसा कि HCF में जानते होंगे आप लोग। तो 1 के पहला 7 बार पढ़ा जाए तो 7 आ जाएगा, 1 7 7, 7 में 7 जगह 0, यानी कि HCF कितना आया? HCF बराबर 1। तो 7 और 8 ऐसे दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक जो है 1 आ रहा है, अर्थात 7 और 8 जो है सह आभाज्य संख्या है। फिर वैसे संख्या लेंगे जैसे कि 5 11, यानी कि उसका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, उसे हम सह आभाज्य संख्या कहते हैं। 5 11 इसका HCF लिया जाए, बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, बच गया 1, फिर 5, 1 बचे 5 हो जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। HCF कितना है? 1। HCF 1, यानी कि 5 और 11 जो है वो सह आभाज्य संख्या है। इस तरीके से और भी अनेक संख्याएं होंगी जिसका HCF जो होगा 1 आएगा, जिसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो वैसे संख्याओं को, ठीक है, सह आभाज्य संख्या कहेंगे। तो सह आभाज्य संख्या ऐसे वैसे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF जो है 1 के बराबर हो उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या को, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से डिनोटेड किया जाता है और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q ये जो लिखल है P और Q, ठीक है, तो P और Q पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, और Q शून्येतर संख्या, शून्येतर कहे तो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो Q शून्येतर संख्या हो, Q 0 के बराबर नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि Q P बटा Q में क्या देख रहे हैं कि P और Q में P हो गया अंश, Q हो गया हर। तो हर जो है वो 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, Q जो है शून्येतर संख्या है। P और Q की जगह क्या होगा? तो P और Q की जगह कोई पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2/5, 3/8, कोई भी संख्या है लिखा जाएगा। और 2 और 5 क्या है? पूर्णांक संख्या है। माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस में भी संख्याएं रख सकते हैं। ठीक है, जो भी पूर्णांक संख्या है उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 3/0 नहीं लिखेंगे, -2/0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, जो भी है। और उसके बाद बटा वाला संख्या यानी कि P बटा Q के रूप में 2/3, 4/5। ठीक है, और भी संख्या ऐसा होगा। फिर 22/7। ठीक है, और दशमलव में भी संख्याएं होंगे, 3.5, 4.2, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, कैसे?
दशमलव में है वो परिमेय संख्या कैसे होगा? ये तो p/q के रूप में है नहीं, तो p/q के रूप में किया जा सकता है कैसे? 3.5 है, इसको दशमलव हटाने के लिए जब कहा जाता है तो इससे हटाते हैं तो एक, यहाँ जितना भी संख्या रहते हैं दशमलव के बाद वाली उतना जीरो, यानी कि 35/10 ये p/q के रूप में हुआ ना। तो ये कौन सा संख्या हो गए? परिमेय संख्या। क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए। ठीक है, इस तरीके से दशमलव वाला संख्या भी परिमेय संख्या होते हैं। और ये सिंपल ये संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? जीरो परिमेय संख्या कैसे है? जीरो परिमेय संख्या कैसे हो गया? ओहो, ऐसा नहीं ना कि गलती से लिखा गया। ठीक है, देखते हैं। जीरो को जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं, जो कि एक जो है क्या है? जीरो के बराबर नहीं है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि p/q के रूप में होगा, यानी कि चलिए ऊपर वाले को p मान लीजिए, नीचे वाला को q। तो p तो कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, q भी कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q बराबर नहीं जीरो होना चाहिए। तो q क्या है? जीरो के बराबर नहीं भी है, और ये दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या भी, इसलिए कहेंगे क्या? कि जीरो परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1, ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। 22/7 परिमेय संख्या है, कंफर्म रखिए। 22/7 जो है परिमेय संख्या है। पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई का मान भले ही लिया जाता है 22/7 का सन्निकट मान, लेकिन ये बटा के रूप में जो है ये परिमेय संख्या है, और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट के अंदर में रहेगा और वो अपरिमेय नहीं रह करके परिमेय संख्या होगा। तो इसे समझते हैं, देखिए कैसे कि √4 लिखा गया है। अब √4 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या के बारे में इसके बारे में बताएंगे, मतलब इसके बाद बताएंगे। तो फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, रूट के अंदर में संख्याएं हैं, रूट के अंदर में होते हुए भी ये संख्या है परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि चार जो है, चार जो संख्या है वो रूट के अंतर्गत होते हुए भी चार वर्ग संख्या है। अब यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है, किसी भी संख्या का ऐसे करते हैं, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे, 2 × 2 तो हो जाता है 2×2=4। तो 4 क्या होगा? इसका पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या आएगा? 2। इसलिए अब इसका एक रूप क्या हो गया? 2, और 2 को लिखते हैं 2/1 लिखा जा सकता है, जो कि ये p/q के रूप में हो गया। तो p/q के रूप में हुआ, लेकिन ये था किसका? √4 का, और √4 का एक ही आंसर ये है, तो यानी कि कह सकते हैं कि √4 जो है ये परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, और भी संख्याएं हैं, जैसे कि √16, ये भी 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर, 4 का वर्ग करने पर 4 × 4 यानी कि 16। 4 का ये पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, जिसका वर्गमूल 4 आता है। और 4 कौन सा संख्या है? यहाँ देख रहे हैं, 4 तो परिमेय संख्या है, इसलिए √16 भी परिमेय संख्या है। यानी कि रूट से डरना नहीं है, और रूट में भी संख्या होंगे तो कभी कभी ये परिमेय संख्या होते हैं। रूट दे करके अपरिमेय में टिक नहीं कर देंगे। ठीक है, कभी परीक्षा में ऐसा सवाल आए तो रूट दे करके अपरिमेय पर टिक नहीं कर देंगे, उसे समझेंगे कि भाई कैसे वो परिमेय है या अपरिमेय है, फिर जाकर उसे सही टिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी है, दशमलव वाली हो, बटा वाला हो, या रूट के अंदर में हो, तो परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन रूट के अंदर में होने से एक ही शर्त याद रखेंगे कि रूट के अंतर्गत होते हुए भी क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जान लेते हैं फिर से एकदम बढ़िया से। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होते हैं उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जो भी संख्या होगा, दिया गया संख्या, उसको उसी संख्या से भाग करेंगे, स्वयं से ही भाग, सॉरी भाग नहीं, यानी कि गुना करेंगे। जो संख्या रहेगा उसी संख्या से गुना करेंगे, जो नए संख्या आएंगे उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 का वर्ग, तो 1 × 1 यानी कि 1। 2 का वर्ग, 2 × 2 यानी कि 4। 3 का वर्ग, 3 × 3 यानी कि 9। तो ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये सभी क्या है? ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए, आपको यदि समझ में आ गया तो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग बताइए। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जिसे p बटा क्यू, वैसे संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये नहीं लिखा जा सकेगा। ठीक है, तो जहां p और q पूर्णांक हो एवं q शून्य नहीं हो, ठीक है, q शून्यतर संख्या हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या जो होंगे, ऐसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, नहीं व्यक्त किया जाएगा, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और p q जैसे परिमेय संख्या में समझे थे कि p q पूर्णांक संख्या होंगे, ठीक है, और q नीचे वाले जो संख्या होगा वो q के यानी कि 0 के बराबर नहीं हो, q शून्यतर संख्या, शून्यतर यानी कि 0 नहीं हो, तो q 0 के बराबर नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5। अब √2 को अगर इसे वर्गमूल भी निकालेंगे तो क्या होगा, दशमलव में आते चला जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर नहीं है, और ये कभी ये दशमलव के बाद वो संख्या रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपूर्ण संख्या है, यानी कि अपूर्ण वर्ग, यानी कि कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो रूट के अंदर का, तो इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी संख्या होंगे √7, ठीक है, √6 और पाई, और भी संख्या होंगे, जैसे दशमलव में होता है कि 3.0100100001, और भी संख्या होंगी इसी तरीका से। फिर क्या है कि जब इधर देखा जाए कि डॉट डॉट संख्याएं हैं और कभी रुकेंगे ही नहीं और कभी रिपीट भी नहीं करेंगे, 1 0 के बाद 2 0 आ रहा है, 3 0 आ रहा है, बदलते जा रहे हैं हमेशा, तो ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को क्या है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, और p और q पूर्णांक होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए इससे पहले हम बताए थे कि पूर्ण संख्या में बता रहे थे कि ये सब वर्ग करने के लिए, तो ये आपको समझ में आया था, तो ये मिला लीजिए। जैसे कि 4 का वर्ग 4 गुने 4 यानी कि 16 होगा, 5 का वर्ग 5 गुने 5 यानी कि 25 होगा, 6 का वर्ग 6 गुने 6 यानी कि 36 होगा। ऐसा है तो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होगा, वो p बटा q के रूप में नहीं होगा, और ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। ये रूट चिन्ह के अंतर्गत है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये तो रूट के अंतर्गत नहीं है, तो कैसे ये अपरिमेय संख्या होगा, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा, क्योंकि इसका मान जो है 3.14, उसके बाद जो संख्याएं आते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, ना ही वो सीमित है, ना ही रुक रहे हैं। ठीक है, और क्या है, ये भी संख्या ऐसे ही हैं जिसका दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे कि अशांत अनावर्ती होने लगता है, तो वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं।